अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। यहाँ पे आप लोग आए हैं ये जानने के लिए कि इंग्लिश प्रिपरेशन कैसे की जाए। मैं आपको बताऊँगी कि इंग्लिश पेपर 2 कहाँ से और कैसे स्टार्ट किया जाए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर गाइड नहीं होती। प्रॉपर गाइड ना होने की वजह से आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। चलिए आए मैं बताती हूँ आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्मार्ट वर्क करना है। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। हमें हमेशा से ये होता है कि हम पहले क्या करें, छोटी छोटी चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए या बड़ी बड़ी चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले ये है कि हमने प्रेसी जो है वो सबसे पहले कर लेनी चाहिए। प्रेसी के बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं अगर अच्छी की भी हो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि प्रेसी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पेपर में प्रेसी बिल्कुल इग्नोर नहीं हो सकती। प्रेसी के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा मेहनत करें। टोटल ये जो पूरा सब्जेक्ट है इंग्लिश का पेपर 2, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 या 3 मंथ्स में कवर करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं और बाकी चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। जी नहीं, हमें सब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स से ज़्यादा इंग्लिश पेपर 2 में फ़ोकस करना चाहिए। पहले तो आ जाइए, हम प्रेसी पे आ जाएंगे। प्रेसी हमें मेहनत करवाती है और हमें जो है अपना दिमाग पूरा का पूरा पेपर वाले दिन प्रेसी पे लगाना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है सिनोनियम्स। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आगे चलकर डिटेल में बताऊंगी। सिर्फ ये आप माइंड में रख लें कि हमने सीक्वेंस क्या क्या रखनी है। प्रेसी की प्रैक्टिस जो है हम आखिरी दिन तक करते रहेंगे। पेपर वाले दिन भी हम सुबह को प्रेसी करके ही जाएंगे। उसके बाद जो याद करने वाली चीज़ें हैं जैसे कि हो गया सिनोनियम्स। सिनोनियम्स ऐसे हैं कि हमें प्रेसी के साथ साथ सिनोनियम्स याद करने हैं, क्योंकि सिनोनियम्स ना सिर्फ हमें प्रेसी में काम आएंगे बल्कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 20 मार्क्स का, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स उसमें से भी आते हैं। तो लिहाजा दोनों को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ट्रांसलेशन हम बाद में कर लेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन ऐसा एक पैराग्राफ आता है जो कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे ट्रांसलेशन हो गया, प्रेसी हो गया और कॉम्प्रीहेंशन हो गया, इनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। ट्रांसलेशन में हम कंफ्यूज इंग्लिश लिखने में नहीं बल्कि उर्दू, काफ़ी सारे उर्दू के वर्ड्स। फिर आ जाते हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करूँगी। फिर आ जाते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है ट्रांसलेशन के बाद। जी, ट्रांसलेशन के बाद है इडियम्स। इडियम्स क्यों हमने ट्रांसलेशन के साथ साथ करना है? क्योंकि इडियम्स एक तो पेपर का क्वेश्चन है और ऊपर से हमें ट्रांसलेशन में भी इडियम्स काम आएंगे। तो इडियम्स और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ करते रहेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने इडियम याद किया, वही हम ट्रांसलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें इडियम्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकेंगे। फिर आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन की तरफ। कॉम्प्रीहेंशन लोग तो समझते हैं कि बहुत आसान होता है। एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसके क्वेश्चंस होते हैं जो कि पैराग्राफ में से देख के ही सॉल्व किए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलती भी ना कीजिएगा। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने समझना है कि कॉम्प्रीहेंशन में पैराग्राफ कह क्या रहा है, और क्वेश्चन जितना आपको लेंदी लग रहा है आंसर उतना ही लेंदी होगा। जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, आपको उसके मुताबिक ही आंसर देना है। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस कुछ और पूछे जा रहे हों और आंसर कुछ और दे रहे हों। अच्छा, उसके बाद एनोलॉजीज़, ये तो हम पास्ट पेपर में से भी कर सकते हैं और काफ़ी सारी वेबसाइट्स और बुक्स ऐसी हमारे पास पड़ी हुई हैं जिसमें से हम एनोलॉजीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश के लिए, तो लिहाजा ये है कि इस पेपर को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ आ जाता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये क्या होते हैं? अच्छा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आप साथ साथ में याद करते रहें, क्योंकि ये तो एक सेंटेंस के लिए आते हैं। और दूसरा, आप हम हमेशा देखें जहाँ भी सेंटेंसेस में जो भी वर्ड यूज़ किए हुए हैं एग्जामिनर ने, वो आपने अपने पास नहीं लिखने। ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो वही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और अच्छा उसी जैसा सिनोनिम टाइप वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले ये करें कि आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स को सादत
बाय सादत की जो बुक है उसमें से याद करें, या तो दूसरी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें से भी याद करने की कोशिश करें। याद करें, साथ साथ में उनके साथ सेंटेंसेस बनाते रहें। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल्स। दीज टॉपिक्स नीड हार्डली 2 मंथ्स। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इस पेपर के लिए आपके पास 2 मंथ्स बहुत हैं अगर आप इसको सीरियसली पढ़ना चाहें तो। यू नीड टू बी फोकस्ड एंड डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क इज़ नॉट नेसेसरी। स्मार्ट वर्क ये है कि हमने कहाँ से पढ़ना है, हमने क्या पढ़ना है, हमने कौन सी बुक से पढ़ना है। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, बहुत सारी बुक्स जमा करने से कुछ नहीं होगा। आपने लेटेस्ट बुक्स उठानी है और उनमें से सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें याद करनी है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा ही कोर्स रट लेना है, जी नहीं। नेक्स्ट, what you lack in, do it first and try to not stuck on one topic more than 1 hour। ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी टाइम उस चीज़ पे लगा देते हैं जिसमें वो फंस जाते हैं। मैं बता दूँ, जहाँ पे आप फंस जाते हैं आपका दिमाग वहीं काम करना छोड़ देता है और आप वहीं पे ही अटक के रह जाते हैं। तो बेहतर ये है कि उस चीज़ को पहले ना करें जहाँ पे आप फंसते हैं। तो शुरू से लेकर वो काम करें जो आपको आसान लगता है। आसान काम करेंगे तो आप खुद ब खुद मोटिवेट होते रहेंगे, और जो भी मुश्किल काम करेंगे आपका दिल ख़राब होता रहेगा और आप नेक्स्ट कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने पहले भी कहा कि पहले कर लेनी चाहिए, ताकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स आप करेंगे उनमें आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होगी, तो दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। मार्क डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मेक योर ओन डिक्शनरी। आप अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखते जाएं और अपनी डिक्शनरी खुद बनाएं। मैंने क्या किया था, मेरे पास बहुत सारे जर्नल्स हैं जिस पे मैंने बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे थे और उनको अपनी डिक्शनरी बना लिया था। उनकी उर्दू में, हिंदी में मीनिंग लिखती थी और उनके सेंटेंसेस लिखती थी, और वही वर्ड मैं सिनोनिम की तरह भी उसको डिफरेंट करके चेक करती थी कि मेरा वर्ड कैसा बनता है। और हमने प्रेसी में क्या अवॉइड करना है, प्रेसी में इडियोमेटिक इंग्लिश बिल्कुल नहीं चलती। लोग क्या करते हैं, प्रेसी को खूबसूरत बनाने के लिए ईडियम्स भी डाल देते हैं। ईडियम्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे, हाँ, और जो भी वर्ड्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। जो प्रेसी में दिया गया वर्ड है आप उसको रिपीट ना करें। हाँ, अगर उसमें कोई भी वर्ड नहीं मिलता वैसा ही तो ठीक है, आप रिपीट कर सकते हैं, सेंटेंसेस नहीं रिपीट करने। नाउ कम टूवर्ड्स प्रेसी पोर्शन। व्हाट इज़ प्रेसी? काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि प्रेसी को समझते हैं एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आ गया उसको छोटा करके लिखना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसी का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ये पैराग्राफ आखिर कह क्या रहा है, इसका सेंटेंस क्या है। टाइटल सेंटेंस जो है वो एक चीज़ होती है, टाइटल सेंटेंस वो ही पूरा पैराग्राफ का मकसद बता रहा होता है। ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते आप टाइटल सेंटेंस ही भूल जाएं और उसका जो भी पैराग्राफ का मतलब निकल रहा हो वो आप मिस कर दें। तो लिहाजा प्रेसी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रेसी एक तो पास पेपर में से इसलिए कहते हैं कि करनी चाहिए क्योंकि पास पेपर का जो पैराग्राफ आया होता है मुमकिन होता है कि नेक्स्ट पेपर में वैसा ही पैराग्राफ उसकी कंटिन्यूएशन में आ जाए। तो जो भी वर्ड्स यूज़ किए होते हैं पास्ट पेपर की प्रेसी में, तो वो वर्ड्स आपको आगे वाले आने पेपर वाले में इजी होता है। प्रेसी हम बुक्स में से कर सकते हैं, प्रेसी हम मैगज़ीन में से कर सकते हैं और प्रेसी न्यूज़पेपर में से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल जो भी आता है आप वो ले लें और उसको आप 2 पैराग्राफ्स को लेकर अपनी वर्डिंग्स में लिखने की कोशिश करें। जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, जो मुश्किल वर्ड्स हैं, आप उनको सिनोनियम्स की तरह यूज़ करें और बार बार सिनोनियम उसको यूज़ करें। सिनोनियम से रिप्लेस करने के लिए ये है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जामिनर ये सोचेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा वोकेबुलरी थी। अब बारी आती है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है लेकिन बहुत मज़ा आता है। जब आप सेंटेंस 1 के बजाय 2, 2 के बजाय 3 और ड्राफ्ट में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने ही लिखा है। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। पास्ट पेपर में जो ट्रांसलेशंस आई हुई हैं आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और उर्दू आर्टिकल्स जो हमेशा अखबारों में छपते हैं आप वहाँ से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं बता दूँ,
ट्रांसलेशन जो है करना बहुत इजी होती है, जो अगर इंग्लिश उर्दू अच्छी और आसान हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो भी पास्ट पेपर और पेपर में आता है उसमें उर्दू बहुत मुश्किल होती है, जो कि हमारे कॉमन लैंग्वेज में यूज़ नहीं होती। तो बेहतर ये है कि आप पास्ट पेपर में से मार्क कर लें वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो उर्दू के हैं उनको कॉमन वर्ड्स में यूज़ करें। ये मैं आपको अगली वीडियोस में भी बताती रहूँगी। यूज़फुल इडियोमेटिक इंग्लिश। इडियोमेटिक इंग्लिश आप यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, ट्रांसलेशन में, तो आपकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बेहतर ये होगा कि डिक्शनरी के हार्ड वर्ड्स यूज़ करने से अच्छा है कि आप कॉमन वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करें और स्मॉल सेंटेंसेस लिखें। कुछ सेंटेंसेस ऐसे दिए गए होते हैं उर्दू में जो बहुत लंबे होते हैं, वो बज़ाहिर बहुत लंबे होते हैं लेकिन उनका मकसद बहुत छोटा निकल रहा होता है। तो बेहतर ये है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें, बजाय उसके कि सेंटेंस टू सेंटेंस आप ट्रांसलेट करें। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें, उसका जो मतलब निकलता है वो आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। इडियम्स प्रैक्टिस, लर्न एंड यूज़ इट ऑन सेंटेंसेस। देखें, इडियम्स जितने ज़्यादा याद होंगे उतना ही आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। यूज़ करें इडियम्स को हर जगह पर, और यहाँ तक की कोशिश करें कि आप इडियम्स याद करें और उसको कहीं ना कहीं पुट करते रहें। अपनी डेली लैंग्वेज में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई टू हियर इट एंड इमेजिन द पिक्चर ऑफ इट। जब तक आप उसकी पिक्चर याद नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। इडियम्स को आप ऐप्स के ज़रिए भी याद कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप एक काम करें, वेबसाइट क्विज़ की तरफ जाएं और क्विज़ में जो भी इडियम्स आते हैं आप उनको सॉल्व करें। एक क्वेश्चन में क्विज़ आता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। आप जब इडियम याद करेंगे तो उसको सिलेक्ट करने में आसानी होगी, और यही चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी याद करने में। ये तो थी एक गाइड, सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको मिला है। इंट्रोडक्शन के बाद आप जो भी चीज़ मांगना चाहते हैं, जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए। कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है आप वो बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगी। मेरे पास जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं वो भी बताऊँगी, और प्रेसी की जो बुक है वो भी बताऊँगी। कौन सी बुक फॉलो करें और कौन सी बुक को फॉलो ना करें। सिनोनियम एंड एंटोनियम्स, इडियम्स, सब की बुक्स मैं आपको वीडियोस पे शेयर कर दूंगी। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको बुक्स मिल जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको फ़ौरन पता चल जाए। थैंक यू।